स्वागत है आपका एक बार फिर। हम आज के ट्रेड के अब आखिरी 15 मिनटों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं राकेश बंसल और मयूरेश जोशी। बाजार के ऊपर फिलहाल नजर डालिए, डीसीबी के अभी नतीजे आए हैं और उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। अच्छी खासी गिरावट 2.5% के आसपास की आती हुई कुछ मिनटों में एनआईआई यहाँ पर 150 करोड़ पे पहुंची है 118 करोड़ के मुकाबले। तो ये उम्मीद के मुताबिक ही हम कहेंगे। यहाँ पर नेट एनपीएस भी कुछ घटते हुए नजर आए हैं, लेकिन मुनाफा कमजोर नंबर से आप देखिए, मुनाफा जो आपको दिख रहा है 37 करोड़ का 41 करोड़ रुपीस से वो घटा है। एनआईआई आपको बढ़ा हुआ जरूर दिख रहा है 117 करोड़ से 150 करोड़ रुपए, लेकिन प्रोविजंस देखिए बड़े हैं। 18 करोड़ के सामने 21.7 करोड़ रुपीस की प्रोविजनिंग इस बार इन्होंने करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर आप इसको पिछले साल इसी तिमाही में देखें तो 13.7 करोड़ से प्रोविजंस बढ़कर 21.7 करोड़ रुपीस हो गए। तो प्रोविजंस बढ़ने के आपकी एक चिंता साफ तौर पर यहाँ है। ग्रॉस एनपीएस में मामूली सी बढ़त या फ्लैट कहें 1.96 से 1.99, लेकिन नेट एनपीएस में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन प्रदीप, बाजार को नतीजे पसंद नहीं आया। आप देखिए तेजी से नीचे की तरफ शेयर ट्रेड करता हुआ 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। प्रोविजनिंग बढ़ना शायद एक अच्छी बात नहीं दिख रही है इन नंबर्स में अब तक। बिल्कुल उसी का दबाव आप आते हुए देख रहे हैं, हालांकि टॉप लाइन के लिहाज से नहीं, लेकिन बॉटम लाइन यानी मुनाफे के लिहाज से प्रोविजनिंग के चलते हम दबाव बनता हुआ देख रहे हैं। मयूरेश, क्या कहेंगे आप? आफ्टरनून प्रदीप, आई थिंक क्लियरली अगर हम नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आई थिंक एनआईआई ग्रोथ मोर और लेस इन लाइन ही है। आई थिंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ भी 25 और 21% रिस्पेक्टिवली आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोविजनिंग फिगर है आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। और ग्रॉस नेट एसेट रेशियो अगर हम देखेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बिटवीन 2 and 2.1%। तो क्लियरली आई थिंक एक ऑन द एसेट क्वालिटी आई थिंक यू आर रियली नॉट श्योर कैसे पैन आउट होगा डीसीबी का। वेरी वेरी वॉलेटाइल रहता है इनके नंबर्स। और दूसरा प्राइस टू बुक पैरामीटर पे 2 times प्राइस टू बुक एडजस्टेड FY17 पे है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक बेटर options we are still considering the larger private sector banks, Yes Bank को Axis हो या ICICI। आपने तो अपनी राय दी। राकेश, आपसे चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। डीसीबी बैंक कहां पर सपोर्ट दिख रहा है इस चार्ट पर आपको? गुड आफ्टरनून हेमंत जी। हेमंत जी, अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक में 137 के नीचे एक क्रैक देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है 127, 128 से पहले टेक्निकली कोई शॉर्ट टर्म सपोर्ट नहीं है। 128 के अराउंड एक मीडियम टर्म सपोर्ट आता है। और स्टॉक में बड़ा सपोर्ट देखें तो 122, 123 तक एक बड़ा सपोर्ट है। और स्टॉक मुझे लगता है इजीली 124-25 तक आराम से गिर सकता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल डीसीबी पे आते हुए आप देख सकते हैं 3.5-4% के आसपास की गिरावट अब तक देखने को मिल रही है यहाँ पर डीसीबी में। लेकिन ये तो नतीजा जो अभी आया, पर बाजार की नजर 2 कंपनियों पर बनी हुई है जिनके नतीजे आने वाले हैं। टीसीएस आएगा आज बाजार बंद होने के बाद और HUL के नतीजे आएंगे कल। दोनों ही कंपनियों के नतीजों पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष और वरुण जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष, टीसीएस क्या लगता है? शायद डिसअपॉइंट ना करे, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पिछले 4 क्वार्टर से ध्यान रखें, जो मार्केट एस्टिमेट्स थे, एक्सपेक्टेशंस थी, उससे कमजोर परफॉर्मेंस आया था। पर इस बार ध्यान रखें, एक तो सीजनली स्ट्रांग क्वार्टर है और एक्सपेक्टेशंस टीसीएस के लिहाज से तो बहुत म्यूटेड है। इससे पहले जब डिसअपॉइंटमेंट होता था तब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट स्ट्रीट का एग्रीगेट एस्टिमेट है ये, औसतन मान कर चला जा रहा है कि डॉलर आई में करीब 3.5% का उछाल होगा। कांस्टेंट करेंसी में 4.25% के आसपास की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ होगी। जैसे इन्फोसिस के लिए हमने हाईलाइट करा था, टीसीएस के भी ध्यान रखें, अगर कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ 4% से कम आई तो एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। वीजा खर्च, वेजेस जो बढ़ाए थे वो पिछले क्वार्टर की बात थी, तो इस बार उसका फायदा मिलेगा, इसलिए मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और इसलिए मुनाफा तिमाही दर तिमाही 6% के आसपास 6.5% का उछाल दिखाएगा। पर इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री। ऑफ लेट टीसीएस का मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न, उतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड नहीं करा है। तो आज वो कमेंट्री पे खासतौर पर नजर रहेगी। और वैसे ज्यादातर एनालिस्ट टीसीएस में लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बड़े बुलिश हैं, पर टीसीएस के स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से एक तो अपने पीएस से बेहद कमजोर परफॉर्मेंस रही है। तो नियर टर्म में अगर स्टॉक को वाकई परफॉर्म करना है तो बहुत जरूरी है जो Q2 का एक्सपेक्टेशंस है या तो एटलीस्ट वो डिलीवर करें या उसे सरपास करें। ऑलराइट, चलिए तो टीसीएस के नंबर्स पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन HUL के नंबर्स कैसे आएंगे? वरुण बताइए, कल करीब 2:30 बजे के आसपास नंबर्स आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए HUL के नंबर्स कमजोर रहेंगे और लगातार चौथी तिमाही दरअसल ये है जहां कंपनी की जो ग्रोथ है वो महज सिंगल डिजिट पे रहेगी।
हमारा अनुमान है कि 5% के आसपास कंपनी की जो आय है उसमें बढ़त होगी। रूरल कंजम्पशन अब भी दबाव में है, हालांकि अर्बन कंजम्पशन में कुछ बढ़त जरूर देखने मिली है, कुछ हद तक उसका फायदा कंपनी को मिल सकता है, लेकिन रूरल सबड्यूड है तो उसका नुकसान भी कंपनी को झेलना पड़ेगा। वहीं ऑल इंपॉर्टेंट कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो हमारा अनुमान है कि करीब 6% के आसपास कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन याद रखें, कंपनी ने अपने जो शैम्पू सेगमेंट है उसमें खासकर काफी सारे प्राइस कट लिए थे, तो उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा और इसके जो सोप्स एंड डिटर्जेंट सेगमेंट है उसके रियलाइजेशन में कुछ दबाव रह सकता है। हमारा अनुमान है महज 4 से 6% के आसपास की ग्रोथ आपको इस सेगमेंट में देखने मिल सकती है। पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करें तो करीब 10 से 11% की आपको बढ़त देखने मिल सकती है। कंपनी के बाकी जो सेगमेंट है बेवरेजेस और जो पैकेजिंग गुड्स का सेगमेंट है उसमें भी करीब 8 से 11% के आसपास की बढ़त का अनुमान है। लेकिन जो कमोडिटी की कीमतें गिरी है उसका फायदा कंपनी को होगा। इसके लिए हमारा अनुमान है कि ग्रॉस मार्जिन 400 से 450 500 बेसिस पॉइंट के आसपास आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे और कंपनी को जो एबिटा मार्जिन है उसमें करीब 160 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको बढ़त देखने मिल सकती है। लेकिन लोअर अदर इनकम और जो टैक्स में बढ़त हुई है उसके कारण कंपनी का मुनाफा है वो कुछ दबाव में रह सकता है और महज 4% के आसपास की बढ़त वहां हम अनुमान लगा के चल रहे हैं। तो ग्रोथ कुछ हद तक सबड्यूड रहेगी, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे एक आउट परफॉर्मेंस आपको देखने सकता है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेकिन बाजार पर नजर रखिए, एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। HDFC ये वो हैवी वेट है जो आप देखिए 15 मिनट पहले लाल निशान में था और तेजी से हरे निशान में आया है और आने के साथ साथ डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का निफ्टी में आपको इस समय चार्ट दिखेगा, कमोवेश वैसा ही चार्ट आपको HDFC का भी दिखेगा। एक अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए आप दिन के हाईएस्ट लेवल पर बॉश और डॉक्टर रेड्डी, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और वो दोनों स्टॉक्स भी निफ्टी के कंपोनेंट्स डेज हाई पर ट्रेड करते हुए, तो कुछ शेयरों में जरूर खरीदारी देखने को मिल रही है। ल्यूपिन एक और ऐसा स्टॉक इसी तरीके का जो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। M&M और रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ और ऐसे हैवी वेट्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, ये भी लाल निशान से हरे निशान में आया है, वो भी पिछले 15 मिनटों में, और इन सब ने बाजार को थोड़ा सा संभालने का काम किया है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे प्रदीप। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन एक खबर आती हुई फिलहाल नजर आ रही थी रिलायंस पावर को लेकर के, उस पर अपडेट लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही इन दोनों स्टॉक्स और आज के BTST कॉल पर भी एक राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से। दूसरी आवाज पर अच्छी रिकवरी निश्चित तरह से बाजार में देखने को मिल रही है। किसी भी वक्त शायद निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में भी लौटे, मात्र 8 अंक की ही गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में BTST करें या STBT, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। हेमंत कपाड़िया क्या चौकसी सिक्योरिटीज के, इनको लगता है कि एक्सिस बैंक में तेजी करके आज जाना चाहिए। 499 के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिलेंगे। 487 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। EIL पर भी वो बुलिश हैं, 210 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। 201 का स्टॉप लॉस यहां पर भी लगाना चाहिए। और वहीं विशाल मलकान के टाटा केमिकल फ्यूचर्स पे इन्होंने बाई कॉल दी है। 409 पे स्टॉप लॉस, 430 के टारगेट। साथ ही BPCL फ्यूचर्स पे इन्होंने बाई कॉल दी है। 857 के स्टॉप लॉस और 876 के टारगेट। राकेश, आपके BTST या STBT कॉल्स? प्रदीप जी, डेफिनेटली BTST कॉल है। पहला कॉल रिलायंस कैपिटल पर रहेगा। काफी बड़ा चार्ट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसको बाय करके जाना चाहिए 385 के स्टॉप लॉस के साथ 428 के टारगेट के लिए। और दूसरा बाय कॉल है अदानी पोर्ट पर, नीचे में एक अच्छा बेस है 315 रुपए 50 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 331 के लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट को बाय करना चाहिए। ऑलराइट, अदानी पोर्ट पे खरीदारी की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक स्टॉक जिस पर सबकी नजर बनी हुई है वो है दरअसल एविएशन शेयर। देखिए जेट और स्पाइस जेट में एक अच्छी रैली बनी हुई है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मयूरेश आप इस स्पेस को? अब सबको इंतजार है इंडिगो के IPO का। इन दोनों ही शेयरों पर आपकी क्या राय है जो लिस्टेड है इस समय? So clearly, I think Indigo का IPO closely watched और monitored है, तो numbers एक बार देखने पड़ेंगे। लेकिन clearly I think within the listed space, Jet और SpiceJet clear beneficiaries होंगे with the fall in ETF prices. जैसे crude prices देखें, they constitute a big part, 35 to 40% of the input cost. तो मुझे लगता है in terms of margin expansion शायद ये quarter में काफी significant हो सकता है। But क्या fundamental re-rating होगी? I don't possibly think so. I think I have maintained a neutral stance on this sector for a long time. मुझे लगता है negative operating environment अभी भी बरकरार रहेगी। और जहां तक वैल्यूएशंस का सवाल है, I think yes, as I'm saying rightfully, I think trading के हिसाब से I think these stocks can be played at, but fundamentally I think you still need to give time.
ओके लेकिन वहीं दो स्टॉक्स जिनके नतीजों का इंतजार है, टीसीएस और फिर कल एचयूएल। राकेश, इस वक्त ट्रेडिंग पोजीशंस कैसी बनी हुई है? हालांकि मार्केट नतीजों के बाद ही रिएक्ट करेगा, पर क्या उम्मीद के साथ जा रहे हैं हम तेजी की पोजीशन बना के या मंदी की पोजीशन बना के इन दोनों में? नहीं प्रदीप जी, अगर हम टीसीएस की बात करें तो निचले स्तरों पर 2525 से लेकर 2540 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में जो 2500 के अराउंड का जो सपोर्ट है 2525 का, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक न्यूट्रल ट्रेंड है। स्टॉक काफी समय से अगर आप देखें सिंस सितंबर स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। सितंबर 2014 से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक को, तो एक सितंबर 2015 से सॉरी, तो एक ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक साइडवेज जोन में कहीं ब्रेकआउट हो ऊपर या नीचे तब एक पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक का ट्रेंड क्लियरली न्यूट्रल है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहां पर भी स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपर से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 830 एक सप्लाई एरिया है, नीचे में 785 एक सपोर्ट एरिया है। स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पैटर्न देख के अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि तेजी या मंदी किस साइड की पोजीशंस बन रही हैं। चलिए, जी एंटरटेनमेंट, टीटी के प्रेस्टीज, गोवा कार्बन, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जिनके नंबर्स कल आने वाले हैं। कल दरअसल कैफे कॉफी डे का आईपीओ भी खुलेगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस जो इसकी होल्डिंग कंपनी है वो इशू लाई है। 316 से 328 रुपए का प्राइस बैंड है। 16 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मयूरेश, आपका हाउस कॉल क्या है? सब्सक्राइब करें या दूर रहें? I think I'm maintaining a neutral stance. I think more or less अगर हम financials देखें तो काफी encouraging नहीं है। Top line growth has been decent, लेकिन जो bottom line पे मार पड़ती है interest और depreciation cost की वजह से, that is quite significant. Yes, I think IPO proceeds में थे, a lot will be done in terms of opening new stores, repayment of debt, consolidated NTP पे 633 crores के आसपास होगा. But simply I think the complex structure is simply too weird for us to understand. तो हमें नहीं लगता है I think financials match up हो रहे हैं या recover होंगे in an immediate और a short term perspective. इसलिए I think the call is I think wait for declines post the IPO. शायद लिस्टिंग प्रीमियम पे हो, लेकिन अगर ये डिक्लाइन होता है तो I think it is better to invest into the stock post the IPO on declines. गिरने पर आप खरीदारी करें, अभी बहुत जल्दी नहीं है। इस लेवल पर जो इशू प्राइस के आसपास आपको यानी अप्लाई नहीं करना चाहिए। गिरावट में आगे लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद स्टॉक नीचे आए तब निवेश करें। ये राय मयूरेश आपको दे रहे हैं। हालांकि काफी बड़े बड़े निवेशक के स्टॉक पे दाव लगाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल मयूरेश की राय ऐसी नहीं है। आज बाजार क्लोजिंग की तरफ 8127, निचले स्तरों से करीब 30 पॉइंट की रिकवरी जो अच्छी कही जाएगी। बाजार का मूड थोड़ा बेहतर हुआ है आखिरी मिनटों में आते आते, लेकिन नुकसान के साथ ही सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी बंद होते हुए स्मॉल कैप थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा था, उस पर नजर रखनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ हालांकि पॉजिटिव रही है। दिन के आखिर में 2 लाख करोड़ के करीब हम आज कारोबार आते हुए देख रहे हैं फाइनली। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि 8088 का लो लगाने के बाद आप देखिए जिस तरह से बुल्स ने वापस से जोश दिखाया है। 8100 के ऊपर क्लोजिंग करने की तैयारी हो चुकी है। ये कॉन्फिडेंस अभी भी बूस्ट करेगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में। हालांकि ज्यादातर समय हमने लाल निशान में ही आज कारोबार किया, क्लोज भी शायद हम लाल निशान के साथ ही हों। जी हाँ, आप देखिए क्लोज होने में बिल्कुल अब 40-45 सेकंड ही बचे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पॉकेट्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में भी किया है। चीनी क्षेत्र वापस से फोकस में आते हुए केसीपी, बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान, ईआईडी, मवाना शुगर्स, ये एक लंबी लिस्ट है उन चीनी कंपनियों की जहां पर अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार हुआ। एविएशन शेयरों में तेजी थी। एमटीएनएल एक ऐसा स्टॉक जहां पर कल भी हमने देखा था लास्ट 1 घंटे में तेजी बनी थी, आज फिर से देखिए एमटीएनएल ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। रिलायंस कैप, रिलायंस कम्युनिकेशन, एडीएडी पार्क में ये शेयर मजबूत थे और शालीमार पेंट्स, एडीएफ फूड्स जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली। अब फ्यूचर कंज्यूमर एक और ऐसा स्टॉक जहां पर हमने देखा था पिछले हफ्ते भी अच्छी रैली बनी थी, आज फिर हमने देखा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुछ पॉकेट्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई, लेकिन खराब प्रदर्शन दिखाया है आईटी सेक्टर ने, और ये सेक्टर आज देखिए काफी दबाव बनाने का काम कर रहा था। बाजार बंद हो चुके हैं, 8100 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 26,800 के आसपास सेंसेक्स ने समाप्ति दी है। हफ्ते के दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भी लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई है। आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि 8100 को बुल्स ने डिफेंड करने की फिर से आज कोशिश करी और वो कामयाब भी हुए। बिल्कुल, तो 8100 से 8200 की रेंज में बहुत वक्त हमने गुजारा है और आज का दिन भी कुछ एक वैसा ही रहा, लेकिन जो निचले स्तरों पे कुछ सपोर्ट मिला है, देखना होगा कि क्या वाकई मार्केट टिक पाता है। कल भी इंटरेस्टिंगली मैंने देखा था कि जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो अमेरिका पे दबाव दिखाई दिया था फ्यूचर्स में, लेकिन फाइनली बाजार रिकवर होकर बंद हुए।
तो ऐसी स्थिति में आज के दिन अमेरिका में क्या होता है, इस पर काफी हद तक नजर होगी, क्योंकि हम आधे % के आसपास की गिरावट को डिस्काउंट करके इस वक्त जा रहे हैं। जी हाँ, और विदेशी बाजारों में तो दरअसल एक्विजिशंस का ज्यादा जोर है। अब देखिए बडवाइजर की जो कंपनी है उसने सब मिलर को एक्वायर किया है, वहां पर देखिए आप पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बड़े बड़े एक्विजिशन हो रहे हैं, तो ऑप्शंस कम तो नहीं हो जाएंगे, दोनों एंटिटीज मर्ज तो नहीं हो जाएंगे। सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी वर्ल्ड की बनी है, तो ऑप्शंस तो जरूर कम नहीं होंगे। मुझे लगता है 1 और 1 11 होते हैं, दोनों कंपनियां मिलकर कुछ और ब्रांड लॉन्च करेंगी। बिल्कुल ऐसी उम्मीद रखें। राकेश, क्या रेंज आप देख रहे हैं बाजार के लिए? प्रदीप जी, मार्केट में नीचे में 8095 के अराउंड सपोर्ट था। आज उस सपोर्ट को इंट्राडे बेसिस पे मार्केट ने ब्रीच जरूर करा है, बट नीचे से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव बायस है, और एक बार अगर निफ्टी दोबारा से अब 8155 के ऊपर निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 8200 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा और 8250 के लेवल्स को तोड़ने का क्लियरली एक अटेम्प्ट कर सकता है। ऊपर में 8155 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ना सिर्फ मेरा ऐसा मानना है 8200 के लेवल्स टूटेंगे, बल्कि निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग लेने में भी सक्षम होगा, तब एक नई टेरिटरी में निफ्टी शायद एंटर कर पाए ऊपर की तरफ। चलिए, अभी बुलिश हैं पर राकेश, और ऐसी बुलिश आवाजों की हमें जरूरत भी है राकेश। लेकिन शुक्रिया आपका और मयूरेश दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था 7:30 बजे आज सुबह आशीष और नीरज के बीच में, उसमें कौन से कप्तान ने बाजी मारी।